नमस्कार। सर्वप्रथम जन सरोकार मंच का मैं आभार मानती हूँ, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया काव्य पाठ के लिए। आज हम जिस पुस्तक से काव्य पाठ कर रहे हैं, उस पुस्तक का नाम है स्त्री की गंध। यह पुस्तक कोरोना काल में लिखी गई थी, इसीलिए बहुत अहम है ये। इसकी पहली कविता है स्त्री की गंध। जब भी किसी स्त्री से मिलना, उसे देवी कहकर संबोधन मत देना। जब भी किसी स्त्री से मिलना, उसे देवी कहकर संबोधन मत देना। पुकारना किसी संज्ञावाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा से। पुकारना किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से। एक मनुष्य के रूप में तुम उसके कितने सहायक हो सकते हो। एक मनुष्य के रूप में तुम उसके कितने सहायक हो सकते हो, उसे इतना निर्भय रखना कि तुमसे खुलकर बात कर सके। उसे इतना निर्भय रखना तुमसे खुलकर बात कर सके। अंतरिक्ष देते हुए उसका पीछा मत करना। अंतरिक्ष देते हुए उसका पीछा मत करना। हो सके तो उसकी उड़ान और लंबी कर देना। हो सके तो उसकी उड़ान और लंबी कर देना। उसके परों को देना इतनी जगह। उसके परों को देना इतनी जगह, जब खोले तो खरोच ना आए। उसकी हंसी के बितान में इतने फैल जाना कि प्रेम करने के लिए जब भी क्षण मिले, तुम्हारी छाती से चिपक कर सुकून की सांस ले सके। उसकी उड़ान की सीमा तय मत करना। नापने देना धरती, आसमान और सभी दिशाएं। हम इसकी और कुछ छोटी छोटी कविताएं या काव्य पंक्तियां मैं ले लेती हूँ। एक कविता है गुलाबी कोट। मंजली चाची ने बनाया गुलाबी कोट का पहला भाग। पीठ ढकी रहे, सुंदर और आकर्षण लगे पीछे से। उसमें उभर आए सूरज से लदी बजनी स्त्री की पीठ। देखने ना पाए कोई स्निग्ध त्वचा, गेहुआ रंग। रोजाना गुनगुनी धूप ही छुए गुलाबी रंग, और उसकी गर्माहट में बची रहे उजली सुबह। छोटी चाची ने बनाए अग्रभाग दोनों, जिस पर सूरजमुखी के दो पीले फूल उगारे, जैसे धूप के स्पर्श खिल गए हों। कितनी दफे फंदे डूबे, उठाए, डिजाइन तैयार की, एक बार ठान ले, बस वही करके नम लेती थी दोनों। बहुत जिद्दी थी, कठिन से कठिन बुनाई भी हुनरमंद स्त्रियां सरलता से पार लगा लेती है जटिलता से सरलता के मार्ग। गृहस्थी के बोझ तले दबी दोपहर इकट्ठे हंसते गाते गुजारती हैं स्त्रियां। माँ के नसीब में तो आस्तीन आई कि रोटी की थाप पर बारीक जाली वाली बुनाई डाली, जिसमें से उजाला छन छन कर आता रहा। गुनगुनी धूप मिठाती रही, सिकती रही देह। माँ की धुंधली आंखों में अनुभव के तार पर सलाई चलती रही। रखी रही चुपचाप डिब्बी में दिया जलाई। नीली आस्तीन, उस पर मिट्टी का रंग, गुलाबी रंग उभर आया। जिसने भी देखा हतप्रभ रहा माँ की कलात्मकता पर। जिसमें माँ ने टाके सुरक्षा में तैनात सुनहले बटन। अपने साथ ले आई गुलाबी रंग और नीली आस्तीन। दहलीज बदलते हुए जाने कहाँ छूट गया कोट। एक और कविता है कोलू का बेल।
परिक्रमा लगाते हुए बुदबुदाती है, कब मुक्ति मिलेगी। हे अन्नदाता, हे प्रभु, बड़े भ्रामक शब्द बैल के मुंह से उच्चारित। अब चक्कर नहीं लगाती वह, दहलीज पर खड़ी सोचती है अनेक उत्पीड़न की अवधारणा के विषय में, और फिर कर्मठ दिनों का हिसाब किताब करने लगती है। लिखती है, 2 और 2 4 नहीं, 22वीं सदी। इस संग्रह की एक महत्वपूर्ण कविता है, उसका शीर्षक है वह काली स्त्री। ये कविता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है और इस संग्रह की प्रमुख कविता भी है। वह काली स्त्री जिसके होंठ थोड़े ज्यादा मोटे हैं, जैसे घने जंगलों में बसी स्त्रियां, धूप हवा पानी के बीच देह का विज्ञान गढ़ता अपनी सृष्टि, जिसकी भौएं किसी महाग्रंथ की नायिका उर्वशी मेनका आदि परंपरा से नहीं खाती, जिसकी बनावट में आदिम जंगल है, बाहर खड़े आदिम राग भीतर जाना नहीं चाहते, उसकी आंखें किसी झील की उपमा में नहीं उतरती, न कोई नीला रंग अपने आकर्षण में बांधता है। महाजनी सभ्यता को धैर्य और सहिष्णुता से भरी आंखों में एक करुणिक उदासी आबाद ताकती है। उस ओर उसकी नाक हूबहू बलराम के हल जैसी, सीधी रेखा पर रखे अपने दायरे के फैलकर संकुचित, जिसके चक्र पर लेज झूल रही है, परंपरागत ढोते हुए जिसमें बंधी है। उसके गाल पहाड़ से उतरते रथ जैसे, गाल कपोल अब तक की सभी नायिकाओं भंगिमाएं ध्वंस करती, नए को रचने में लीन झुकी गर्दन पर रखा भार काल नापता, झुकी गर्दन पर रखा भार काल नापता, विशाल वृक्ष स्तर पर संपूर्ण पृथ्वी की हरियाली सिमट गई, जब उन पर भूखे शिशुओं के नन्हे होंठ धार सींचते हैं। ममता का समंदर काली मिट्टी के भीतर अपलावित होता है। हम इसे यही छोड़ते हैं, आगे फिर कभी पढ़ेंगे। एक और कविता है, संरक्षण। दसों दिशाओं से चीखें पीछा करती हैं, काल की हथेली पर बेसुध शहर सो रहा है, यातनाओं का व्यापार बंद कमरों में, दूसरी तरफ दुनिया चल रही, जस की तस। रात सिसकियों में समा जाती है आरक्षण की गूंज के भीतर, चीखें मौन से भी सद गई, संरक्षण के लिए तरसती सदियों तक रहेंगे वे। असंभव है जलती हुई आग में आताताइयों को आताताई नाम देना। और हम छोटी छोटी कविताओं की तरफ जाते हैं। इस संग्रह की जो एक खास कविता है, कठपुतली, उसकी कुछ पंक्तियां मैं सुना रही हूँ। मुझे भी थकान लगती है, चोट लगने पर मुझे भी दर्द होता है। अब मैं अपनी जगह रहकर व्यक्ति होने की सार्थक भूमिका निभाना चाहती हूँ। अब मैं पहचान गई हूँ तालियों की गड़गड़ाहट के पीछे का सत्य। एक और कविता है इसी आग में, ये ग्रामीण संवेदना से लगी हुई है। कविता है, भयभीत कहाँ भागे जा रहे हो, सबकी सब पीछे मुड़कर देखो, एक बार उन बच्चों की तरफ जो लपटों के बीच बेसुध सपनों में खिल रहे हैं, अनंत सूरजमुखी दहशत से बेखबर, बाहर धधक रही है आग, चूल्हे की आंच, जैसे जैसे दूर जा रहे हो उतनी ही तेजी से नजदीक आ रही है गंध। तुम इस गंध से पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि इसी आग में से आ रही है रोटी की महक। एक और कविता है, संसार की सभी दीवारें।
इसकी कुछ पंक्तियां मैं कर रही हूँ। सयानेपन की सयानी दीवारें, हर बार आतंकी दीवारें। एक दिन खूब सवारा गया उन्हें, इतना कि स्वयं को पहचानने से इनकार करती रही। एक दिन खूब संवारा गया उन्हें, इतना कि स्वयं को पहचानने से इनकार करती रही। इतना कि सोन चिड़ैया बन गई। वे सोन चिड़ैया थी, सो हो गई पिंजरे में कैद। उनसे कहा गया प्रेम करने के लिए, उनसे कहा गया प्रेम करने के लिए। बंद खिड़कियों से, बंद दरवाजों से, बंद मुट्ठियों से भला कौन प्रेम करता है। दहलीज के भीतर चढ़ दी गई, बीचों बीच घोड़े की नाल की तरह। एक और कविता है, गंगा सच बताओ। गंगा, कितनी सीताएं पवित्र हुई, कितनी बच पाई अब तक। अग्नि परीक्षाएं देने से फिर भी, क्षमा करें, कितनी सीताएं पवित्र हुई, कितनी बच पाई अब तक। अग्नि परीक्षाएं देने से फिर भी पाया वनवास जीवन भर। कितनी अहिल्याओं का उद्धार किया, कितने पत्थर पिघला है अब तक। पत्थरों का मौन कैसे टूटा। क्यों रोती हैं शकुंतलाएं न्यायालयों में आज भी। वहां से हार कर तुम्हारे पास आती तो होंगी, रोती होंगी तुम्हारे चरणों में बैठकर। क्या कहकर पुकारती हैं अपने गर्भस्थ शिशु को। बताओ गंगा सच बताओ। एक और कविता है, कविता का शीर्षक है इस उजाड़ में कुछ कविताएं आतंकवाद के विरुद्ध। वे डर गए हैं, डर को ओढ़ कर कहाँ पहुंचेंगे। वे डर गए हैं, डर को ओढ़ कर कहाँ पहुंचेंगे। हजारों लाखों की तादाद में, रोटी कपड़ा और मकान की तलाश में, बसे जीवन को छोड़ वीरानों में भटकना। अब बढ़ गए हैं वे वक्त की ओर, एक उजाड़ में प्रवेश करते हुए जीवन में मुख पर काली स्याही मायूसी छाई। गहरी काली मायूसी छाई है। इसी का दूसरा भाग है, चुप्पी लगी है साम्राज्यवाद के मुख पर। चुप्पी लगी है साम्राज्यवाद के मुख पर। मुट्ठी भर लोग गोली की दहशत से डरा रहे हैं मानव सभ्यता को। मुट्ठी भर लोग गोली की दहशत से डरा रहे हैं मानव सभ्यता को। हम लौट रहे हैं इतिहास में, एक और ऐतिहासिक घटना को टाक रहे हैं। अनंत दहशत गर्दों की भीड़ में घुसते हुए लिख रहे हैं स्लेट पर विनाश। और ये भी ताकते हैं कि बोना है मनुष्य। हमारे भीतर की जमीन पथरीली हो चली है, इसलिए हर देश के पास होने चाहिए मिसाइलें, जेट विमान, गोला बारूद, तो एक दूसरे को धाराशाही करने के लिए जवानों की फौज उनकी शहादत पर बना लेंगे अपना मकबरा, देते हुए विस्तारवाद को जन्म। इस सदी में कौन कौन परास्त हुआ, कितने सत्ताधीश आए, उनका कर्मकांड। चल पड़े हैं अपनी जर जमीन को छोड़कर अपने बच्चों और औरतों के साथ सुरक्षा की भीख मांगने। इतनी चुप्पी कम है, चुप्पी को और गहराना चाहिए। सब आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो जाए, तब तक डर से लड़ते हुए, तब से डर से लड़ते हुए डर का गला मसक दे। जो लगे हैं धरती को बंजर बनाने में, मानवीयता को पंगु बनाकर आसीन रहना चाहते हैं सिंहासनों पर। जिनकी नजर में आदमी आदमी में फर्क है, आदम की खेती करना चाहते हैं, आदम की नस्ल उगाने में विश्वास है उन्हें।
आदमी और शैतान में पहचान नहीं कर पा रहे, गोली बारूद से भरे दिमाग में। इससे मैं एक और कविता है, डरी हुई स्त्रियां। पहले पहल जब तोड़ी होगी कैद, पहले पहल जब भर आई होगी मनुष्य होने के एहसास से, पहले पहल स्वीकार हुआ होगा अपना वजूद, पहले पहल स्वीकारा होगा अपना वजूद, पहले पहल निकल पड़ी होंगी अस्मिता की तलाश में, बेड़ियों को काट कर जीने लायक रास्ता बनाया होगा, बदल दी है खौफ पैदा किया है उनके दिलो दिमाग, डरते हुए बुदबुदा रही हैं सशक्तिकरण के फायदे, और लग जाती हैं तलाश में अपने भीतर की बेखौफ स्त्री को झकझोरने। एक और कविता है, डर की यात्रा। मेरे तुम्हारे बीच निरंतर एक ध्वनि सुनाई पड़ी, डर। तुम कहाँ कहाँ कब कब क्यों डरे? मैंने पूछा क्यों नहीं। मैं तुमसे डरती रही जब तुम घर से बाहर निकले अपने अकेलेपन से, जब तुम किसी अन्य से बातचीत करने में मशगूल थे, मैं तुम्हें खोने से डरती रही। विकल्प के अभाव में रिश्तों की जंजीरों में मुझे जकड़े रहे। इस संग्रह की एक खास कविता और है, कैद। वह हंसती है, हंसना एक सकारात्मक क्रिया है। वह हंसती है, हंसना एक सकारात्मक क्रिया है, इसलिए वह हंसती है सुबह से शाम तक। शामिल है उसकी हंसी में चूल्हे की आंच, पसीने की गंध, नमक का स्वाद, ईंट और पत्थरों की दीवारों पर, दरवाजे और सतीरों पर हंसती है। दुर्ग द्वार पर बैठे संतरी दीवाने खाश में रखी सुराई है, जीने के इंतजाम बहुत है मैं कदा, कनीज पूरे दिन आईना देखती है, धूल पहुंचकर हंस पड़ती है। चेहरे कितने खौफजदा, नहीं रोती वो, जानती है उसके रोने का सही अर्थ नहीं दे पाएगा कोई। उसका रोना आशावाद के मुख पर काली पोत सकता है। विलुप्त प्राय धूप हवा पानी, झाड़ियों से झरे कांटे भीतर तक धसे, सुई से कुरेदते हुए असहाय, फिर वो हंसती है खिड़की खोलते हुए, देखती है तारों भरा आसमान, चंद्रमा जो उसके भीतर बजा रहा है सितार की तरह, और वो हंस देती है। एक कविता है जो श्रमिक लड़की पर है, स्थानांतर। वो लड़की कहाँ से गई है, वो लड़की कहाँ से लाई गई है, कितने में, कितने मालिक रहे होंगे इस स्थानांतर के दरमियान। पाठशाला के वक्त लंच बॉक्स भर रही है, स्कूल जाते बच्चों के लिए बना रही है चॉकलेट वाला दूध, साहब और मैम साहब के लिए लगा रही है मिर्च, जबकि सूरज सिर पर तन गया है, एक घूंट चाय तक नसीब नहीं उसे। कौन जाने कितनी गुफाओं से निकल कर आई है, दंशित दहलीज से टिकी, वो नहीं जानती सीमाएं लागना सिखाती है। वो रोजाना खरोचती है मेरी आत्मा, जैसे किसी चीज के लिए विचर रही हो, कि मैं ढूंढने लगती हूँ पृथ्वी के हर कोने में, ना पाकर बाहर आती हूँ अपराध बोध से। एक और कविता है, शीर्षक है छल। हम इसे बाद में पढ़ेंगे, काफी लंबी है, मैं सोच रही हूँ छोटी छोटी कविताएं पढ़ लूं। दो लोग करते हैं संवाद, बनता है शहद, बहुत जरूरी है शहद का बनते रहना। दो लोगों के बीच दीवारों से संवाद निरर्थक है, वह है संवेदनाओं का एक तरफा संवाद, लिखता है पीड़ा की गाथा। संवाद पर टिका है संसार, संसार की सृष्टि के लिए रचने होंगे संवाद, जो बेहद आत्मिक हो और संवेदनशील भी। एक और कविता है, इसका शीर्षक है इसी तरह सोचो। इसी तरह सोचो, धूप में तपने दो देह,
वो पंधेरे में सिकुड़ गई है। मेमना सी कांपती आवाज ने किले की दीवारों को फांद कर नई राह पकड़ी है। मेमना सी कांपती आवाज ने किले की दीवारों को फांद कर नई राह पकड़ी। लोहा आग में पिघलता है, तब लेता है आकार। किसी भी सांचे में ढल जाए, वो अपनी ताकत नहीं खोता। बिटिया, इसी तरह सोचो, तभी जिंदा रह पाओगी इस जंगल में। बिटिया, इसी तरह सोचो, तभी जिंदा रह पाओगी इस जंगल में। एक और कविता है। अब मैं भी ईश्वर के साथ हूँ। अब मैं भी ईश्वर के साथ हूँ। एक सूर्य ताप के नीचे संकीर्णताओं का भार जाल, सदियों से मापता दहलीज। उसके लिए नित नए आखेट शब्द होते हैं उच्चारित। निपट अंधेरे में कुएं पर काला जल सी परछाई, बहुत बारीक, जैसे कोई अदृश्य धागे पर कटनी चला रहा। इतने मध्यम कि सब कट करता है और हम बेखबर हैं। सच चक्री घूमती है, वो ढह जाती है फिर से बनने के लिए। उसे ठानी और ठनी से रह गई कुछ प्रार्थनाएं गाई, जिसकी लय विभिन्न दिशाओं तक जाती है। उसका साथ ईश्वर का साथ है। आखिर पेट पालता है कुत्ता गिलहरी कबूतर। हम कौन बड़ी बात। यही तो सिखाया माई ने। उसे ही माई ने दी परमेश्वर की उपाधि। स्वयं हो गई प्रश्न चिन्ह के साथ। माई खुद भी तो परमेश्वर के साथ रही उम्र भर, और रात दिन आसमान की तरफ देखकर न जाने क्या क्या बुदबुदाती रही। जब बिजली कड़कती, बादल फटने को होते, ठीक तभी माई घबराने लगती। जैसे पा गई हो धतूरा, खूब हंसती। चार छह लोग पकड़ते, जाने कहाँ से आती इतनी शक्ति। माई सबको धकेल देती, मैदानों की तरफ दौड़ती है, जैसे कोई तितली जानती है क्षणभंगुर जीवन। एक दिन ईश्वर की मौजूदगी में माई लापता हो गई। माई को कितना भरोसा था ईश्वर पर। अब मैं भी ईश्वर के साथ हूँ। एक और कविता है नाखून। लंबे नोकदार नाखूनों की इस परंपरा में घायल है खरगोश, घायल है गिलहरी, घायल है कबूतर, रोज छत बिछत घोंसला। परेशान है चिड़िया, घोंसले में है अंडे, जैसे धरती के पेट से उमक कर आ गिरे हों बीज आकाश तक। तितर बितर है तितली के पंख नाखूनों के वजन से। फूलों की खुशबू पर तैरते हैं नाखून, पंखुड़ियां बिखर जाती हैं। सबसे भयानक है इस समय नाखून रंग पर उतर रहे हैं। भूरी भूरी रंग में सना एक कोने में उदासी का साहस। नाखून पर धार रखता है, टूट कर गिर रहे हैं। अपने समय का सबसे धारदार हथियार बिंद रहा है रोशनी की छिद्रों पर। एक कविता है जो है गिद्ध। गिद्ध अपने भारी डैनों के साथ उतरता है एक सुबह, बहुत ऊंचाई से। हवस की फिराक में मृतदेह पड़ी है हरी घास पर। प्राण न्यौछावर करते हुए वो अपनी चोंच गड़ा देता है बहुत बाद में। संभव है सदी के बाद उसे घोषित किया जाए, गिद्ध पहले गिद्ध नहीं था। एक और कविता है बाज। बाज अपने गुणों के कारण पहचाना जाता है। फरेब के कारण सच छिपा रहता है, इसलिए कई बार पहचान ही लिया जाता है। ये संभव नहीं होती है उसकी तेज निगाह, और ये भी वो शिकार करता है। तब स्त्री को जान से हाथ धोना पड़ता है। चौकन्नी स्त्री भी आ जाती है कभी कभी बाज के झपट्टे में। सदियों बहस चिड़ी रही, वो तो बहुत समझदार थी, कर्म और वचन से भी हुआ। उसे दिखाई नहीं दिया। वो हार लगाए कोर्ट कचेरी, न्याय स्वयं सेवी संस्थाओं से सब के सब चितपट में गुथे स्त्री को ताकते हैं हिदायत से। एक और कविता है दो मोर्चे पर अकेली औरत। सुबह ठंडी हवा में वो फिरकी सी घूमती है,
कांधे पर रखी गठरी को उतारे, अर्थतंत्र की पीठ पर रख देती है, झुककर दूबर हो जाती है कमर, और उसने दौड़कर बस पकड़ ली। समय पर पहुंचना है ऑफिस। अपने कलीग के साथ अश्लील फप्तियां सुनकर उसे चुप रहना है। उसे चुप रहना है, विकल्पहीनता के दौर में ही जाना है उसे घूट। बॉस भी चाहता है बस एक शाम। उसकी जिद के कारण प्रमोशन रुका है। वो जॉब नहीं छोड़ सकती। स्कूल की फीस बढ़ती जा रही है। घर के खर्च अलग सोचते हुए बहुत दूर निकल गई। आज फिर उसने झांसा दे दिया भेड़िए को। बच्चा बीमार है कहकर घर आ गई। एक और दिन मिल गया उसे स्वयं को बचाने का। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो सहसा टकरा जाती है दीवारों से, कोहनियों से बहने लगता है खून। रुमाल लपेटते हुए डोरबेल बजाती है। उसे लगा था दो मोर्चे पर उसकी तैनाती से गौरवान्वित होंगी चारों दिशाएं। एक और कविता है, क्योंकि ये कोरोना काल के दरमियान की कविता है, तो बहुत सारी मजदूरों पर भी है। प्रवासी मजदूर, जिसमें से कुछ अंश मैं पढ़ लेती हूँ। शहर से गांव, गांव से नदी, नदी से जमीन, जमीन से मुख, कि पाते ही द्वार लुढ़क गए वे सोचते रहे रात दिन मजदूरों और मस्जिदों के बारे में। खजाने बढ़ते चले गए, श्रम की आंतें सिकुड़ती गई। सियार झपट्टा मार रहे थे रोटी पर, अंगीठी जल रही थी। वे सेक रहे थे अपने अपने हिस्से की रोटी। कि समय का सबसे बड़ा मुहावरा है भूख। वो अगाई भूख, दान धर्म से दूर, सुख की नींद अपने प्राणों को सह रहे थे। वो जब गांव रोटी की तलाश में दिनों दिन घट रही थी भीतर ही भीतर, बहुत कम थी उनकी जरूरतें। टिककर दीवारों से छत नहीं थी उनके पास, सिर छुपाने के लिए उसारे नसीब हुए। उन्हीं से चिपक कर दस दस सर्द रातों की ठिठुरन, पानी की मार झेलती रही पीठ। गीले बदन कारखानों फैक्ट्रियों में ठेकेदारों की आवाजों पर, बिजली के तारों पर वक्त बेवक्त दौड़ती जिंदगी में आंखों के सम्मुख रखी। पीछे मुड़कर नहीं देखा घर द्वार। चंद्रमा सी रोटी को थाली में उतारते रहे वे। मृत्यु को परास्त करते हुए जीवन की यात्रा की तरफ। रोटी महज रोटी नहीं है उनके लिए, एक भरी पूरी जिंदगी है। इसी से लगी हुई एक और कविता है, अपनत्व की भूख। वे चल दिए, उन्हें जरूरी लगा अपने मुकम्मल ठिकानों पर पहुंचना। लंबे पांव पीछा कर रही अपनत्व की भूख खींच रही थी उन्हें। जब वो गांव जा रहे थे मजदूर, उसी समय की कविता है। कृष्ण की चिलचिलाती धूप से पसीजे हुए 2 जून रोटी के लिए। कहाँ कहाँ ठोकरें मिली, कहाँ कहाँ धुतकारा गया उन्हें। जब मृत्यु ने खटखटाई उनकी कुंडी, वे तड़प उठे शीतल छांव के लिए, आखिरी सांस भरने के लिए। अब वे मौजूद थी बचपन की स्मृतियां, बाट जोती बूढ़ी परछाइयां, न जाने कब सिधार गई त्रिलोक से बाहर। उनकी रूहें देख रही थी सादृश्य, आंखों में आंसू भरकर भेदती थी बार बार अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेरकर। अपनत्व की यही भूख उन्हें खींच ले गई मृत्यु के भयावह समय में अपने गांव की ओर। कठिन यात्रा के दौरान बच्चों की भूख प्यास नींद के बारे में। थक कर किस पेड़ की छांव में ली होगी शरण, वहां बुद्ध नहीं होंगे, हम नहीं लिख सकते। कर देख लेते बच्चों की पीठ से बहता पसीना, पानी की तलाश में भयंकर गर्मी में सूखता कंठ। सुन लेते जो बच्चों का रुदन, हम नहीं लिख सकते। उनकी रूह कांपती उठी, वक्त और सत्ता की संयुक्त मार से पट गए शहर अंधेरों से। वीरान होती गई बस्तियां, रातों रात जंगल नामे। उनकी शांति पाठ भी भंग हुआ, उनकी रूह भी शामिल हो जाती, हम नहीं।
कह उठते इंसानियत को दिखाओ, इन बच्चों को मत सिखाओ, अव्यवस्था में जिंदा रहने के लिए मरना पड़ता है, हम नहीं लिख सकते। कविता को मैं यहीं छोड़ रही हूँ। एक खास कविता है अन्याय के खिलाफ। वे चाहते हैं मैं चुप रहूं, ताकि मेरी चुप्पी में ढका रहे उनका छल, उनका कपट। वे चाहते हैं मैं चुप रहूं, मेरी चुप्पी में ढका रहे उनका छल, उनका कपट। वे अच्छी तरह जानते हैं उनके षड्यंत्रों के जहाज डूबने को है, जिन्हें मैं बचा लूं किसी अदद झूठ के सहारे हमेशा। मेरी चीख को दबोचने के लिए वे सदैव हाथ खींचते हैं, मेरी चीख को दबोचने के लिए वे सदैव हाथ खींचते हैं, मुझे आगाह करने के लिए। उनके मंसूबे राख हो, इसलिए मेरी कविता चीखती है। उनके मंसूबे राख हो, इसलिए मेरी कविता चीखती है उनकी मौजूदगी में, और बिसात से पर्दा उठने लगता है। एक खास कविता है मेरे वजूद में। संसार की हर औरत टूटती है एक ही वजह से, लेकिन बन भी जाती है उसी से। ये कैसा मापदंड जिंदगी का, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग। ये कैसा मापदंड जिंदगी का, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग। एक तोड़ता है, दूसरा बन जाता है। बनने और टूटने के बीच जो तहस नहस होता है, वो किसने जाना। ये संघर्ष केवल देह का नहीं, मन का भी होता है। देह जिस राह पर चल पड़ती है, मन सदैव उसका प्रतिरोध करता है। इसने कौन था मेरे वजूद में, जो हर वक्त धकियाता रहा मुझे रोशनी की तरफ। कौन था मेरे वजूद में, जो हर वक्त धकियाता रहा मुझे रोशनी की तरफ, जिसने खोने नहीं दिया मुझे अंधेरों में। एक और कविता है, माँ की मौजूदगी दर्ज नहीं हो रही है। माँ ने कभी भूखा नहीं सोने दिया अपने बच्चों को। माँ ने कभी भूखा नहीं सोने दिया अपने बच्चों को। काश बच्चे जान पाते, चंद्रमा सी गोल रोटी उसने सबकी थाली में परोसी। उसके हिस्से में केवल चंद्रमा आया, टुकुर टुकुर देखती रही रात भर। उसने भी कहाँ पूछा, मेरी बहन तू भूखी तो नहीं। जबकि सदियों से बच्चों को बता रही थी चंदा मामा दूर के। काश उसके वश में होता तो जाकर बैठ जाती उसके भीतर, बूढ़ी दादी बनकर। तब होते इर्द गिर्द नाती होते, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। यही तो है उसकी दुनिया। दुनिया से बाहर हो रही है माँ। बच्चों की अपनी दुनिया है, जिसमें माँ नहीं है न चंदा मामा। माँ की अनुपस्थिति में कैसे उड़ा रहे हैं निवाला पे निवाला। भूख है कि शांति नहीं हो रही, मानो माँ पत्थर की मूरत हो गई, मौन के भीतर प्रवेश कर गई। माँ एक दिन लापता हो गई। खोजते हुए पहुंचे मंदिरों में, गिरजाघरों में, अजान में, गुरुद्वारे में। नहीं थी माँ मौजूद कहीं। माँ के ऊपर टिकी है पृथ्वी, फिर भी माँ की मौजूदगी दर्ज नहीं हो रही। एक और कविता है सूरज। ओ सूरज, मेरी उंगली थामो, जैसे पिता थामते थे। चलो सड़क के किनारे किनारे, हादसे से बचाते हुए भीड़ में गुम होने से बच गए। आज भी रखा है खुरदरी हथेली में इस पर। हमें अपनी चट्टान सी पीठ पर बिठाओ, जैसे भाई बिठाकर मैदान में दौड़ते थे बारिश में, भागते हुए अपनी बहन को नीचे नहीं उतारते। बहनें सुदूर ब्याही गई, अब अपनी बेटियों को उचका कर कांधे पर बिठा लेते हैं। अब पहुंच गई है कॉन्वेंट में, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत रही हैं। आसमान में बन रहे हैं चिन्ह। सूरज, अब यहीं से तुम्हारी जरूरत ज्यादा है। सफर यहीं से कठिन हो जाता है उनका। वे जान गई हैं अकेले रह जाएंगी,
उनकी आकांक्षाओं के पर कतरने की साजिश रची जा रही। उन्हें औरत होने के दंशों से भरा जा रहा है। हवा, गंध, पानी की जरूरत पर लानत फेंकी जाएगी। कहाँ-कहाँ छिपे बैठे होंगे गिद्ध, क्या पता। रास्ते भर अंधेरे से लड़ना, लाल दहकते अंगारे पीछे छोड़ाना, ताकि दबे पांव कोई पीछा न करे। उससे पहले हम युद्ध और बच्चे पढ़ लेते हैं। बारूद साम्राज्यवाद के मरुस्थल में जीवन धुआं बनकर उड़ गया। धज्जियों में बट गए शहर शहर। आकाश गंगा में नहाते तारों की नागफनी नाफरमानी कौन सुनता। मूकदर्शी बनकर ताकती है अरबों खरबों की संख्या। उस समय धरती की कोख में सिसकियां चल रही होती हैं। बच्चे कानों पर हाथ रखकर चले जाते हैं। भयावह वक्त में एक चिंगारी चुपचाप बैठ जाती है भविष्य के गर्त में। एक लंबी कविता है। बच्चे कितने दिन से रो रहे हैं, कितने दिन से चल रहा है युद्ध, और कितने दिन रोएंगे बच्चे। युद्ध की विभीषिकाओं को हमें कितना सहना है। युद्ध क्यों हो रहा है बच्चे नहीं जानते। जिन्हें पता है बच्चों के आंसुओं के बारे में, वे क्या जानते हैं। हम जानना चाहते हैं हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है बच्चों के बाबत। और कविता है अहम भूमिका। बच्चियां खेलती हैं घर घर, गुड्डो गुड़ियों के खेल आपस में। खेल खेल में सीख जाती हैं चाय, रोटी और पिज्जा। चाय देते हुए अधीरा ने बड़ी उत्सुकता से कहा, माँ चाय कैसी है। हंसते हुए मैंने कहा, खूब अच्छी। हंसी के फवारे के बीच से चटक जाती है हंसी। झूठ मूठ की चाय, झूठ मूठ की तारीफ। सचमुच की मिठास पाने के लिए उम्र बीत जाती है। इसलिए बेटा, चाय देकर वहां रुकना नहीं। उस इलाके में तुम्हारे लिए नहीं उगेगी हरी मूंग, जिस पर खरगोश की तरह तुम्हारी इच्छाएं कुलाज भर लेंगी। कार्य को कार्य की तरह करना, मामूली कार्यों में अपनी आत्मा मत बसने देना। रह जाओगी दादी, नानी, माँ, बहू बनकर, तुम्हें अपने वजूद के रास्ते बनाने। रह जाओगी दादी, नानी, माँ, बहू बनकर, तुम्हें अपने रास्ते बनाने हैं। तुम्हें अपने वजूद के रास्ते बनाने। और निश्चल मन फिर से खेलने लगता है। वो खेलती है डॉक्टर मरीज वाला खेल, जैसे सचमुच के डॉक्टर खेलते हैं। महंगी दवाइयां लिखने के बाद फीस के नाम पर आते तक निकाल लेते हैं। खेल देखकर मैं सहसा चौंक गई। बच्चे सब कुछ सीख चुके हैं। टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर से नहीं बना सकते माँ का हृदय। कंप्यूटर कभी नहीं बताएगा डॉक्टर भगवान होता है और भगवान का कार्य बचाना है। इसी का चौथा भाग जो है मैं पढ़ूंगी। वो फिर खेलने लगती है माँ बेटी। मुझसे कहती है, तुम मेरी बेटी बनो और मैं तुम्हारी माँ। खेलते हुए अपनी परछाई को अपने भीतर समेट कर ऊंची उड़ान भरते हुए हवा के कांधों पर अपने पंख फैलाए आकाश के पंछियों की संगति करती है। जब देखती है किसी गिद्ध को अपनी तरफ आता, डर कर वजूद मजबूती से पकड़ लेती है मेरा वजूद। डर कर मजबूती से पकड़ लेती है मेरा वजूद। माँ बनना बहुत कठिन है मेरी बच्ची। माँ को सिखाना पड़ता है कैसे बचा से और ऊपर खरोच उतरने ना पाए। ऐसे उड़ो जैसे गौरैया। दाना लेकर घर लौटती है और दूसरे दिन फिर तैयार हो जाती है। हम अभी समानता के अंक में कहीं नहीं ठहरते। हंसिया पर पड़े हैं, अस्तित्व से परे है जीवन। गिद्ध और भेड़िए झुंडों में है। भेड़ियों की साथी चालों के बारे में भागते हुए चौकन्ने रखना है कान। पहले से ही चाप जाना नाखून और